हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 के एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज का टॉपिक हमारा रहेगा ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर, यानी माल के स्वत्व अथवा स्वामित्व के अधिकार का अंतरण। चलिए तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द लैटिन मैक्सिमम Nemo det quod non habet convey that the general rule of the law as the transfer of title, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसे लैटिन भाषा में नेमो डेट कॉड नॉन हैबिट कहा जाता है। इट मीन्स दैट nobody can give what he himself he does not possess, यानी कि सामान्यतः माल के स्वामित्व के अधिकार यानी टाइटल ऑफ ओनरशिप का अंतरण केवल माल का स्वामी ही कर सकता है। When the maximum is applied to the sale of the good, it means that no seller can transfer a better title in a property than he himself has। यानी कि जो जज है हमारे बिलिस ने लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के स्वामित्व के अधिकार से अच्छा स्वामित्व अधिकार दूसरों को प्रदान नहीं कर सकता। यानी कि उसके पास जो एक गुड्स को लेकर जो अपनी गुड्स को लेकर ओनरशिप है, उससे अच्छा वो टाइटल दूसरों को नहीं ट्रांसफर कर सकता। There a thief cannot make any person the owner of article stolen by him even though the buyer pay full price। इवन अगर उसने सही से, यानी जब माल ऐसे व्यक्ति को बेचा जाता है जो उसका स्वामी नहीं है, या उस माल को स्वामी के अधिकार अथवा सहमति के बेचा जाता है, तो उस क्रेता उस माल पर विक्रेता से अच्छा स्वत्व अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सेक्शन 27 कहता है हमारा कि अगर बिना ऑथोराइज एजेंट के या बिना ऑथोराइज सेलर के अगर किसी बायर को किसी गुड्स के रिगार्डिंग अगर ओनरशिप मिली है तो वो ज्यादा अच्छा ओनरशिप नहीं होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है वेयर गुड्स आर सोल्ड बाय द पर्सन हु इज नॉट ओनर देयर ऑफ एंड हु इज डज नॉट सेल देम अंडर द अथॉरिटी और विद द कंसेंट ऑफ द ओनर। अगर उसने अंदर अथॉरिटी भी सेल नहीं किया है, अंदर अथॉरिटी भी आपकी ट्रांसफर नहीं हुई है या कंसेंट नहीं है ओनर का, the buyer requires to better title to the goods than the seller. He had general rules, however is the subject to the provision of this act and if any other law at the time begin in the force। यहाँ पर इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी अगर दूसरा व्यक्ति उसकी इच्छा के बिना माल यानी जो आपकी गुड्स है उसके राइट से अगर कोई उसको वंचित नहीं कर सकता। एक व्यक्ति अपनी स्वयं की इच्छा से दूसरे व्यक्ति को अपने गुड्स को ट्रांसफर कर सकता है, पर यदि किसी व्यक्ति के पास किसी दूसरे का माल है यानी दूसरे की गुड्स है और उस माल पर वह किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बेच सकता। मेरे पास किसी और, जस्ट एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास किसी और का कोई गुड्स है जिसकी ओनरशिप मेरे नाम की नहीं है, ठीक है, तो क्या मैं उसको आगे किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर सकती हूँ? नहीं। सिंपल सी बात है कि जो ओनर होता है वो ही गुड्स बेचता है, नॉन ओनर कभी भी हमारे टाइटल को ट्रांसफर नहीं कर पाते। जैसा कि हमने ये कहा ना, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स, यानी हमारे जो नॉन ओनर्स होते हैं वो कभी भी किसी भी तरह के टाइटल को, गुड्स के टाइटल को ट्रांसफर नहीं कर सकते टू द थर्ड पार्टी, टू द बायर। क्लियर है यहाँ पर? अब बात करते हैं हमारे कि यहाँ पर हमने ये तो देख लिया कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मतलब कंडीशंस हो सकती है जिसमें कुछ इस तरह के भी सेंटेंसेस आपको मिल सकते हैं, जैसे कि किसी बायर, अगर कोई बायर है, सेलर है, तो सेलर अपनी गुड्स के रिगार्डिंग जो भी ओनरशिप होगी वो खुद अच्छे से हैंडल करेगा और खुद अच्छे से उसका मेंटेन करेगा। अदरवाइज अगर वो किसी बायर को देता है तो बायर को इतना अच्छे से ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। क्लियर है यहाँ पर? अब देखिए, हम ये जो हमने ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर तो देख लिया कि नॉन ओनर जो होते हैं वो कभी भी किसी भी गुड्स को ट्रांसफर अच्छे से नहीं कर पाते या नहीं करना चाहिए। ठीक है, नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन हिमसेल्फ पोजेस। तो यहाँ पर नॉन ओनर्स जो होते हैं वो किसी भी गुड्स को सेल नहीं कर सकते, पर कुछ कंडीशन यानी कुछ हमारे एक्सेप्शंस आते ही है हमारे लॉ में। ठीक है, तो उन एक्सेप्शंस की बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से एक्सेप्शंस है जिनके अंडर में नॉन ओनर भी क्या कर सकते हैं, उनके गुड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो एक्सेप्शन है वो है हमारा सेल बाय द पर्सन अंडर द इम्पाइल्ड अथॉरिटी ऑफ द ओनर एंड ट्रांसफर ऑफ द एस्ट्रोपल। यानी यहां पर हम कह सकते हैं कि अवरोध
अवरोध व प्रदर्शन की दशा में, प्रदर्शन की दशा में। ठीक है, देखिए होता क्या है वैसे ये कि जब कोई माल का विक्रय करता है और स्वामी ऐसी कोई बात कहता है या आचरण करता है जिससे दूसरे व्यक्ति को ये विश्वास होने लगे कि सेलर को किसी माल के बेचने का अधिकार है, अथवा दूसरा व्यक्ति उस बात या आचरण पर विश्वास करके अगर वो माल खरीदता है तो वो आपका एस्टॉपल के अंदर आएगा। यानी इन शॉर्ट हम ये कहना चाहते हैं कि जस्ट एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल की ही बात करें तो एग्जाम्पल देखते हैं, ए बी और यहाँ सी। ठीक है, ए जो है वो सेलर है यानी ओनर हो गया हमारे गुड्स का, बी बायर है। ठीक है, यहाँ पर सी का जो रोल है वो ये है कि सी ए को जानता है, यानी ए की जो गुड्स है वो सी अपने नाम से ए के सामने ही बी को ये कहता है, बी और सी दोनों आपस में बात करते हैं, बी को कहता है ये कि ये जो मेरी गुड्स है वो बहुत अच्छी है, किसकी प्रेजेंस में, ए की प्रेजेंस में, ये मेरी गुड्स बहुत अच्छी है, अगर तुम्हें खरीदनी है तो तुम खरीद सकते हो और इसका इतना प्राइस बनेगा। और इन केस अगर बी और सी की सारी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेलिटी कंप्लीट होने के बाद, गुड्स के डिलीवरी होने के बाद या फिर प्राइस पे करने के बाद तक अगर ए नहीं बोलता है तो हम ये मानेंगे कि सी नॉन ओनर होते हुए भी एक अच्छा टाइटल ट्रांसफर कर सकता है। क्लियर है? ये कौन सा केस था? अवरोधन या प्रदर्शन की दशा में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट केस पढ़ते हैं, नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट है हमारा सेल्स बाय मर्केंटाइल एजेंट, यानी व्यापारिक एजेंट द्वारा। ठीक है, व्यापारिक एजेंट, when goods are sold by mercantile agent, the buyer gets a good title to the goods although the agent himself is not an owner. This is the exception if this, ये सारी कंडीशन अगर फॉलो होती है तो ये हमारा एक्सेप्शन वैलिड होगा। जैसे कि सबसे पहली कंडीशन है द सेलर मस्ट बी मर्केंटाइल एजेंट, यानी हमारा सेलर अगर मर्केंटाइल एजेंट है तो ही वो नॉन ओनर होते हुए भी ट्रांसफर कर सकता है टाइटल को। सेकेंड आता है हमारा he must be possession of goods and documents of the title of the goods, उसके पास possession भी होना चाहिए goods का और goods के documents भी होने चाहिए। फिर थर्ड आता है such possession must be with the consent of the owner, यानी कि जो possession मिला है उसको वो भी owner की सहमति से consent से मिला हुआ होना चाहिए। फिर है आपका the sale must have been made by him when acting the ordinary course of the business of the mercantile agent, यानी हम कह सकते हैं कि एजेंट का माल, जो भी आपकी स्वामी है, एजेंट ने माल के विक्रय के लिए स्पष्ट रूप से उसको अधिकृत किया गया है। क्लियर है यहाँ पर? फिर आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इसी की कंडीशन, ही मस्ट हैव बीन एक्सप्रेसली ऑथोराइज्ड बाय द ओनर टू द सेल द गुड्स, वो स्पष्ट होना चाहिए। फिर द बायर मस्ट बी एक्ट इन अ गुड फेथ, यानी कि हम उस पर विश्वास कर सके, सद्भाव से खरीदा गया हो। ठीक है, बायर ने। The buyer must have not have noticed that the agent has no authority to sell, अगर क्रेता को इस बात की जानकारी नहीं है कि एजेंट को माल बेचने का अधिकार नहीं है तब तक। ठीक है, तो ये सारी जो 6 कंडीशन थी, अगर ये सारी कंडीशन आती है अकॉर्डिंग टू प्रोविजन टू सेक्शन 27 सबसेक्शन ए के अकॉर्डिंग, अगर ये सारी कंडीशन आपकी फॉलो होती है तो वो आपका मर्केंटाइल एजेंट नॉन ओनर होते हुए भी आपके गुड्स के टाइटल को ट्रांसफर कर सकता है। मर्केंटाइल एजेंट means an agent having in the customary course of the business as such agent authority either to sell goods or to the consign goods for the purpose of the sale or to buy goods to the raise money on the security of the goods section 2 subsection 9। ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मर्केंटाइल जो एजेंट होता है, इससे तात्पर्य उस एजेंट से है जो परंपरागत रूप से व्यापारिक प्रक्रिया के अंतर्गत माल बेचने अथवा विक्रय हेतु माल का कंसाइन यानी भेजने, प्रेषण करने अथवा माल क्रय करने अथवा माल की प्रतिभूतियों पर ऋण लेने का अधिकार या प्राधिकार रखता है। इसे हम जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं फैक्टर। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? तो सेकेंड एक्सेप्शंस भी देख लिया है हमने। सेकेंड क्या था? फर्स्ट था हमारा एस्टॉपल के केस में कि ये वो एक्सेप्शंस है जिनमें नॉन ओनर भी गुड्स के टाइटल को ट्रांसफर करते हैं। अब आते हैं थर्ड की बात करते हैं। थर्ड है हमारा सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर, यानी
कि हम यहाँ पर थर्ड लिख सकते हैं कि सस्वामी द्वारा विक्रय। क्या किसी प्रॉपर्टी या किसी गुड्स के को ओनर यानी सस्वामी उन गुड्स को सेल कर सकते हैं? यस, any one of the several joint owner can make a valid sale of the good if the following condition are satisfied। अगर ये conditions follow हो जाती है तो हमारा ये जो joint owner वाला जो concept है, ये जो condition है वो complete हो जाती है। सबसे पहली condition आती है the goods must be have the joint ownership, यानी goods पर joint ownership होना बहुत जरूरी है। Second है any joint owner must be in the sole possession of the goods, यानी कि किसी भी एक सहस्वामी के अधिकार में वह माल होना चाहिए। ठीक है। फिर है he must be in a possession of the goods with the permission of other joint owners, यानी कि जो सहस्वामी का अधिकार होता है माल का किसी एक के पास, तो वो बाकी जितने भी सहस्वामियों हैं जो जॉइंट ओनर्स हैं उनकी सहमति से मिला हुआ होना चाहिए। फिर द बायर मस्ट बी बाय इन गुड फेथ विदाउट हैविंग एनी नोटिस ऑफ द फैक्ट दैट सच जॉइंट ओनर हैज नो अथॉरिटी टू सेल, सेक्शन 28। बायर को इस बात की सद्भाव से खरीदा हुआ होना चाहिए और बायर को इस बात का किसी भी प्रकार से कोई जानकारी नहीं है कि उसको जॉइंट ओनर से परमिशन नहीं मिली है या अथॉरिटी नहीं है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो एक जॉइंट ओनर भी अपनी गुड्स को बेच सकता है। क्लियर है यहाँ पर। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, सेल बाय द पर्सन इन पोजेशन ऑफ द गुड्स अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पर व्यर्थनीय अनुबंध हम लिख सकते हैं, व्यर्थनीय अनुबंध, व्यर्थनीय अनुबंध के अंतर्गत माल पर अधिकार रखने वाला व्यक्ति, अधिकार रखने वाला व्यक्ति। यहां हम कह सकते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि माल विक्रेता जो माल बेच रहा है वो माल उससे कोएशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या इनसे मिला हो, तो उस कंडीशन में वो तभी वैध होगा जब हमारे इन कंडीशन को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहला, सेलर हैज अ पोजेशन ऑफ द गुड्स, उसको पोजेशन मिला हुआ होगा तभी। सेकेंड, ही हैज द ऑब्टेन द पोजेशन अंडर द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उसे वो व्यर्थनीय अनुबंध दूसरे पक्षकार के बिना स्वतंत्र सहमति से प्राप्त हुआ हो। फिर है आपका थर्ड है द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव नॉट बीन द रिस्काइंड एट द टाइम ऑफ द सेल, यानी कि अनुबंध को निरस्त नहीं किया गया हो, पीड़ित पक्षकार ने माल का जब सेल किया है तो उस समय कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच नहीं किया है। फिर है आपका द बायर शुड हैव एक्ट इन द गुड फेथ विदाउट एनी नोटिस ऑफ द सेलर डिफेक्ट इन द टाइटल, सेक्शन 29, यानी कि बायर क्रेता ने वह माल विक्रेता के स्वत्व में दोषों की जानकारी के अभाव में सद्भाव से खरीदा हो, सेक्शन 29। क्लियर है यहाँ पर। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा सेल बाय सेलर इन पोजेशन ऑफ द गुड्स, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विक्रय के बाद माल पर अधिकार रखने वाला क्रेता द्वारा विक्रय। कभी कभी सेलर के अधिकार में वह माल या उस माल के स्वत्व प्रलेख, जैसे हो गया हमारा यहाँ पर हम रेलवे रिसिप्ट ले लें, रेलवे रिसिप्ट, ठीक है, बिल ऑफ लीडिंग, अगर हम इन सब की बात करें तो सेल करने के बाद जो भी हमारा अधिकार होगा तो हम उससे क्या कर सकते हैं, पुनः विक्रय कर सकते हैं। पर उसमें भी कंडीशन है, आपको ये 3 कंडीशन पूरी करनी होगी। अगर आपने ये कंडीशन पूरी कर ली है तो इसका मतलब आप सेल करने के बाद भी आप गुड्स पर पोजेशन रखते हो। सबसे पहला, द गुड्स मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ द सेलर आफ्टर सेल, सेल करने के बाद भी अगर वो गुड्स का पोजेशन सेलर के पास है तो सेलर सेल कर सकता है। सेकेंड, द बायर मस्ट हैव एक्ट इन द गुड फेथ, बायर ने सद्भाव से खरीदा हो। Then the buyer must have not noticed in the previous sale, यानी बायर को अगर पहले की जो प्रीवियस सेल है यानी पहले का जो सेल किया गया था उसके बारे में पता नहीं हो, सेक्शन 30 सबसेक्शन 1 के अंडर। क्लियर है यहाँ पर। देन आता है हमारा सेल बाय बायर
इन पोजेशन ऑफ गुड्स, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि माल पर अधिकार रखने वाला क्रेता द्वारा विक्रय। कभी कभी किसी क्रेता या उसके एजेंट के अधिकार में वह माल आ जाता है जो अभी तक उसने विधिवत क्रय नहीं किया है। अ सेलर और मर्केंटाइल एजेंट हु इज अ पोजेशन ऑफ द गुड्स और डॉक्यूमेंट्स ऑफ द टाइटल ऑफ द गुड्स आफ्टर सेल कैन मेक अ वैलिड सेल इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। कि अभी तक वो गुड्स उसकी खरीद में नहीं आया है, ठीक है, पर वो उसको सेल कर सकता है। जैसे सबसे पहला, द गुड्स मस्ट हैव बी पोजेशन ऑफ द सेलर, यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हो कि सबसे पहला है आपका, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, चलिए वो हम सेलर का ही वापस रिपीट कर रहे थे। यहाँ पर बात करते हैं हम अपने बायर की, ठीक है। तो चलिए, सेल बाय द बायर, जो नेक्स्ट हमारा एक्सेप्शन होगा वो ये होगा, सेल बाय द बायर इन पोजेशन ऑफ गुड्स, यानी कि जब हम अपने यहाँ पर माल पर अधिकार रखने वाले क्रेता द्वारा विक्रय, यानी कभी कभी क्रेता या उसके एजेंट के अधिकारों में वह माल आ जाता है जिसे अभी तक उसने क्रय नहीं किया, यानी कि जो अभी तक नॉट परचेज में है, जिनको अभी परचेज नहीं किया है, ठीक है। तो ऐसी दशा में क्रेता बायर यानी उसको क्या करता है, बायर रीसेल में डाल देता है, बायर उसको सेल करता है। तो क्या ऐसी कंडीशन हो सकती है कि बायर ने तो परचेज नहीं किया और वो वापस से सेल कर रहा है? तो उसकी 4 कंडीशन दे रखी है, अगर आप उन कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हो तो आप क्या कर सकते हो, इनकी फॉलो अप करवा सकते हो। सबसे पहला कि उस पर ट्रांसफर राइट होना चाहिए उसके पास, किसके पास, यहाँ पर बायर के पास, ठीक है। फिर आती है कंसेंट होनी जरूरी है। फिर आता है आपका गुड फेथ के साथ खरीदा गया हुआ, गुड फेथ के साथ खरीदा हुआ होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है आपका कि उस अगले क्रेता को उस विक्रेता के माल के दोषों की जानकारी नहीं हो, यानी नो इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफेक्ट्स, नो इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफेक्ट ऑफ द सेल, डिफेक्ट ऑफ द सेल। क्लियर है यहाँ पर? ये था हमारा नेक्स्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे की। आगे हमारा है रीसेल बाय अनपेड सेलर, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अनपेड सेलर यानी अदत्त विक्रेता, ऐसा विक्रेता जिसने अपनी गुड्स को सेल तो कर दिया है पर उसको पैसा नहीं मिला, यानी सामने वाली पार्टी ने उसको पैसा नहीं दिया। एन अनपेड सेलर ऑफ गुड्स कैन रिलीज द गुड्स ऑलरेडी सोल्ड बाय हिम प्रोवाइडेड द फॉलोइंग कंडीशन एज आर सेटिस्फाइड। सबसे पहला, द सेलर मस्ट हैव अनपेड सेलर। सबसे पहली बात तो कि एक मतलब अनपेड सेलर रीसेल कब कर सकता है, उसने सेल कर दिया, ठीक है, और उसका पैसा बाकी है, तो वो इन 3 कंडीशन के बेस पर वो क्या करेगा, रीसेल कर देगा। सबसे पहले कि वो सेलर अनपेड होना चाहिए। सेकेंड, द सेलर मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ द गुड्स ऑलरेडी सोल्ड, जो उसने सामान बेच दिया है उस पर भी उसका पोजेशन होना चाहिए। ही मस्ट हैव एक्सरसाइज इज राइट लीन एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट, यानी कि ये अपने राइट ऑफ लीन को क्लेम कर सकता है यहाँ पर। क्लियर है? अनपेड सेल कैसे रीसेल करता है, ठीक है। देन उसके बाद आता है आपका सेल बाय फाइंडर ऑफ द गुड्स। ये है हमारा सबसे पहला, देखिए सबसे पहला इसमें है हमारा सेल बाय फाइंडर ऑफ गुड्स, यानी कि खोए हुए जो भी गुड्स लॉस्ट है, जो खोई हुई है उन गुड्स के फाइंडर को। और फाइंडर ऑफ गुड्स स्टैंड इन द पोजीशन ऑफ बेली, यानी कि हमारा जो कभी कभी किसी का माल खो जाता है वो किसी अन्य व्यक्ति को मिलता है, तो किसी ऐसे व्यक्ति को खोए हुए माल को प्राप्त करता कहते हैं। मुझे रास्ते में मैं जा रही थी, मुझे रास्ते में एक डायमंड रिंग मिली, ठीक है, तो वो उस गुड्स के लिए मैं फाइंडर हूँ, जो गुड लॉस्ट हुई है उसकी। ही इज नॉट द ओनर ऑफ द फाउंडर गुड्स बट ही कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल टू बी अ बायर देन हिमसेल्फ ही हैज इन अ सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशन। पर वो ओनर नहीं है, फिर भी वो अपने टाइटल को ट्रांसफर कर सकता है अगर उसने इन कंडीशन को सेटिस्फाइड किया, ठीक है। सबसे पहली ये है सेक्शन हमारा 169 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसकी कंडीशन कौन सी थी? सबसे पहली कंडीशन थी आपकी कि उसने बहुत एफर्ट्स लगाए पर उसका ओरिजिनल ओनर नहीं मिल पाया,
ठीक है। सेकेंड है कि उसने उसी कंडीशन में बेचा जिस कंडीशन में उसको मिला था। थर्ड है आपका कि उसने मार्केट प्राइस के साथ कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं की, ठीक है। फिर आता है हमारा सेल बाय द पावनी, यानी हम कह सकते हैं नेक्स्ट एक्सेप्शन है कि गिरवी ग्राही द्वारा विक्रय। यदि गिरवी कर्ता ने माल को यथा समय छुड़वाया नहीं है, जिसने गिरवी रखा है उसने अगर अपने ड्यू डेट से पहले छुड़वाया नहीं है, तो पावनी के पास ये राइट होता है कि वो उन गुड्स को सेल कर सकता है। जनरली पावनी ऑफ द गुड्स इज लायबल टू रिटर्न द गुड्स टू द पावनर। जनरली हमारा पावनी जो है वो लायबल होता है गुड्स को रिटर्न करने में व्हेन द डेब्ट इज रिपेड, अगर उसका जो डेब्ट है वो रिपे कर दिया गया है। बट इफ द पावनर मेक अ डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ द डेब्ट एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, अगर उस पावनर ने अपनी डिफॉल्ट यानी रीपेमेंट और अपने डेब्ट के रीपेमेंट जो लोन लिया है उसके रीपेमेंट और उसके इंटरेस्ट पर किसी भी तरह का कोई डिफॉल्ट करता है, द पावनी हैव में सेल द गुड्स प्लेज, जो उसकी गिरवी रखी गई वस्तु है उसको वो सेल कर सकता है। सेक्शन 176 द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्लियर है यहाँ पर। तो पावनी ओनर नहीं है, पावनी के पास तो एज अ सिक्योरिटी एज अ प्लेज रखी गई थी वो सिक्योरिटी, पर ड्यू डेट नहीं है, ड्यू डेट के बाद भी पैसा नहीं आया है तो पावनी को राइट है कि वो बेच सकता है। एंड लास्ट है हमारा सेल बाय ऑफिशियल रिसीवर और असाइनर और लिक्विडेटर। वो भी क्या कर सकता है, सेल कर सकता है, क्योंकि इंसॉल्वेंट हो गई है कंपनी तो कंपनी की लायबिलिटी को पे करना है। क्लियर है यहाँ पर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने देखा कि ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स, ठीक है। जनरली ऐसा यूजुअली होता नहीं है, जो ओनर होता है वो बहुत अच्छे तरीके से अपने टाइटल को ट्रांसफर कर सकता है, पर हमने एक्सेप्शंस बहुत सारे देख लिए हैं, तो इससे हमको पता चल गया है कि इन एक्सेप्शन से हम क्या कर सकते हैं, अपने नॉन ओनर्स भी अपने टाइटल को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में बने रहिएगा। आज की क्लास अब यही खत्म कर रहे हैं।